हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PWB पर स्वागत है। जैसा कि 12वीं का जो पहला चैप्टर फिजिक्स में चल रहा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसी का आज ये दूसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में आपको परिचय के बारे में थोड़ा सा, आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का है, आवेश के बारे में वैज्ञानिक कौन कौन से अपना विचार दिए हैं, इन सभी की व्याख्या हम लोग पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़नी है। अब आप ये देखेंगे ऐसे तो आपके इधर उधर जितने भी पदार्थ पाए गए हैं या जितनी भी वस्तुएं पाई गई हैं, वो सभी किसी न किसी चीज से मिल करके बनी होंगी। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है जैसे हमारे शरीर में शरीर का जो निर्माण हुआ है, उसको बनाने के लिए एक सबसे छोटा भाग उसमें कार्य करता है जिसे कोशिका कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से किसी भी वस्तु के अथवा पदार्थ के निर्माण के लिए एक छोटा छोटा कण भाग लेता है, तब जाकर के किसी पदार्थ का निर्माण हुआ है। उन्हीं छोटे कण को ही परमाणु कहा जाता है। अर्थात हम लोग ये कहेंगे कि कोई भी जो भी पदार्थ बना है वह छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है। अब यहाँ पर ऐसे हिंट के रूप में देखेंगे कि जो भी पदार्थ होते हैं, ये सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिल करके बने हैं और इन्हीं छोटे छोटे कणों को परमाणु कहा जाता है। इन्हीं छोटे छोटे कणों को परमाणु कहा जाता है। अब आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मान लिया जाए कि एक पदार्थ है और यह जो पदार्थ है वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर के, ऐसे छोटे छोटे कण तमाम अनेकों सारे इसमें आए होंगे और इन्हीं कणों को ही परमाणु कह दिया जाता है। अब जो ये परमाणु होता है किसी भी पदार्थ के लिए, उसका एक बीच में भाग पाया जाता है। किसी पदार्थ के बीच में एक छोटा सा भाग पाया जाता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, ये पदार्थ है, इसके बाद में अब ये छोटा भाग लिया गया जिसे परमाणु कहा गया और इस परमाणु के बीच में एक छोटा सा भाग पाया गया जिसे नाभिक कहा जाता है। अर्थात इस बीच में पाए जाने वाले भाग को नाभिक कहा जाता है, जो कि इस पूरे पदार्थ का जितना भी भाग होता है उस पूरे भाग को ये अपने अंदर समाये रखता है। अर्थात कहा जाएगा किसी भी पदार्थ का संपूर्ण जितना भी द्रव्यमान होगा, जितना भी आवेश होता है, वह इसके एक बीच के भाग में पाया जाता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक के अंदर दो प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं और आप दो प्रकार के मूलकण में देखेंगे, एक पाया जाता है प्रोटॉन और दूसरा पाया जाता है न्यूट्रॉन। और एक तीसरे प्रकार का कण, जो तीसरे प्रकार का कण है, यह इस नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है और उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन है यह एक धनावेशित कण है, जो न्यूट्रॉन है यह एक उदासीन कण है और जो इलेक्ट्रॉन होता है यह एक ऋणावेशित कण होता है। अर्थात आप थ्योरी को समझ पाए होंगे, क्या क्या चीजें बताई गई कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। यहाँ पर हमने परमाणु को बना लिया, ये पदार्थ था और ये परमाणु है। परमाणु के बीच में एक छोटा सा भाग पाया जाता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के बीच में दो प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं, पहला आपका है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन। और इसी के बाहर अर्थात नाभिक के बाहर उसी परमाणु के भीतर ही एक तीसरे प्रकार का कण पाया जाता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। प्रोटॉन धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है तथा इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। जो आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास में जितना धन आवेश की मात्रा होती है, ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉन के पास में ऋण आवेश की मात्रा होती है। अर्थात कहा जा सकता है प्रोटॉन पर धन आवेश की मात्रा बराबर
इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश की मात्रा, अर्थात दोनों के पास में आवेश की जो मात्राएं होती हैं बराबर होती हैं, लेकिन एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। इसी के कारण धन और ऋण दोनों रहते हैं। इसी के कारण जो ये पूरा परमाणु है यह वैद्युतीय उदासीन के रूप में पाया जाता है। चलिए, आप इतना समझ पाए होंगे। अब एक आप ले लीजिए किसी पदार्थ को, चलिए किसी पदार्थ को ले लिया जाए। मान लीजिए पदार्थ लिए है, उसके पास में उसका परमाणु भी होगा। मान लीजिए कोई पदार्थ है, इससे या इसके परमाणु से, अंदर परमाणु पाया गया, उसके परमाणु से धन आवेश निकले हैं, या फिर आप सीधे ऐसे कह दीजिए किसी परमाणु का धनावेशित होना, परमाणु का धनावेशित होना, किसी परमाणु का धनावेशित होना ये बताता है कि जब ये धन आवेश होगा अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी बताता है। और इसी प्रकार से किसी परमाणु का ऋणावेशित होना, किसी परमाणु का ऋणावेशित होना जो है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को बताता है। अर्थात दो चीजें यहां से निष्कर्ष के रूप में निकल गई हैं। यदि कोई भी परमाणु है और वह धनावेशित हो गया है तो आप ये तुरंत जान लीजिए कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और यदि कोई परमाणु ऋणावेशित हो गया है तो ऐसी स्थिति में पता चलेगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। आप लोग प्रत्येक पॉइंट को नोट करते चलेंगे, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले स्थिति में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि स्थिति जो है विद्युतीकरण का है। अर्थात अभी आपसे कहा जाए कि जो भी वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या फिर जो आवेश का फ्लो हो जाता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों में कौन उत्तरदायी होते हैं, अर्थात किसके कारण आवेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो है ट्रांसफर या स्थानांतरण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं किसी भी पदार्थ के वैद्युतीकरण के लिए, वैद्युतीकरण से मतलब है आवेश का एक स्थान से दूसरे जगह पर दूसरे स्थान तक जाना। वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी हैं, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी हैं, जबकि प्रोटॉन नहीं, जबकि प्रोटॉन नहीं। अब आपसे ये पूछा जाए जबकि प्रोटॉन नहीं, अब आपसे ये कहा जाए बताइए आखिर क्या कारण है कि किसी भी पदार्थ में वैद्युतीकरण के लिए अर्थात आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने के लिए, ऐसी स्थिति के लिए इलेक्ट्रॉन ही क्यों उत्तरदायी हैं, क्यों प्रोटॉन नहीं होता। तो आप ये तुरंत, अभी आपको स्थिति हमने बताया कि ये आपका हो गया परमाणु और परमाणु के बीच में पाया गया है नाभिक, और इस नाभिक के बीच में न्यूट्रॉन पाया गया है और प्रोटॉन पाया गया है, और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कुछ कक्षाओं में सीमित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पर तो नाभिक का आकर्षण बल लगता है, इसीलिए कुछ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे इनके नाभिक के चारों ओर स्थित कक्षाओं में बध करके चलते हैं। लेकिन जब ये दूर स्थित कक्षाओं में हो जाते हैं
तो ये बंध करके नहीं चलते। और जब ये इलेक्ट्रॉन बंध करके नहीं चलते, अर्थात इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही वैद्युत आवेश का प्रवाह होता है। जो प्रोटॉन है ये नाभिक के अंदर प्रबल रूप से बंधा रहता है, अर्थात ये नाभिक को छोड़ करके कभी बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि जो नाभिकीय बल होता है बहुत प्रबल रूप से उसको बांधे रखता है। इसीलिए ये कहा जाएगा कि जो प्रोटॉन है वह बाहर नहीं निकलेगा तो वह गति नहीं कर पाएगा, और गति नहीं करेगा तो आवेश का प्रवाह नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो भी पदार्थ है या जो भी पदार्थ में वैद्युतीकरण की स्थिति होती है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन केवल जिम्मेदार है, उसमें प्रोटॉन की कोई भूमिका नहीं होती है। चलिए अब हम लोग इसी में थोड़ा सा और जान लें मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसा कि अभी बताया ही जा रहा था, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ऐसी स्थिति में आपको बता दिया गया कि जो ये परमाणु है, ये परमाणु आपका हो गया, इसके बीच में पाया गया है नाभिक, ये आपका नाभिक हो जाएगा। अब आप इसमें जान ही रहे हैं कि प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन, और जबकि इलेक्ट्रॉन रहता है बाहर और ये ऋणावेशित कण है। तो जो भी आपका ये नाभिक बना है, इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए नाभिक का आवेश कैसा होता है, तो नाभिक में पाए जाने वाले पहले दोनों जो भी मूल कण पाए गए हैं उन पर आवेश को देखेंगे। चूंकि प्रोटॉन पर धन आवेश है, न्यूट्रॉन पर उदासीन है, अर्थात कोई आवेश नहीं है, तो ये प्रोटॉन अपना पूरा आवेश इस नाभिक के अंदर रखेगा, क्योंकि इनके पास में कोई आवेश ही नहीं है। इसीलिए जो नाभिक है इसको धन आवेश माना जाता है कि नाभिक धनावेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर ऋण आवेश, और आपको आवेशों के गुण में बता दिया गया था कि जब दो समान प्रकार के आवेश होंगे तब उन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, और यदि कहीं दो विपरीत प्रकार के आवेश मिल रहे हैं तो वहां पर अट्रैक्शन लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ नाभिक के अंदर देख रहे हैं धन आवेश है, नाभिक के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों जगहों पर आवेश जो है विपरीत हो गया, अर्थात इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, और जब आकर्षण बल लगता है तो कोई चीज छूटते बंध करके कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि नाभिक के समीप में जो कक्षाएं होती हैं उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह नाभिक के चारों ओर स्थित निश्चित कक्षाओं में ये गति करते रहते हैं। अर्थात जो जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के पास में स्थित कक्षाओं में गति करते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल लगता है, और जब नाभिक का आकर्षण बल लगेगा तो ये निश्चित कक्षाओं में हमेशा लगातार ये चक्कर लगाते रहते हैं। और यदि कहीं कोई इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से बहुत दूर हो जाता है, तो जब बहुत दूर हो जाएगा तो इस नाभिक की भी अपनी कुछ क्षमता होती है कि इतना दूरी तक हम आकर्षण बल लगाएंगे या इतना दूरी तक लगाएंगे, और इसके बाद में आकर्षण बल अपना वो नहीं लगा पाता है। तो इस स्थिति में नाभिक से जो भी इलेक्ट्रॉन बहुत दूर की कक्षाओं में होते हैं उन पर इस नाभिक का आकर्षण बल लगता ही नहीं है, और जब इस नाभिक का आकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगेगा तो ये अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन से गति करने लगता है, और जब ये अपने मन से गति करने लगेगा तो इसी इलेक्ट्रॉन को ही कह दिया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कह दिया जाता है, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ही अभी आपको बताया गया कि ये जो है किसी भी पदार्थ में वैद्युतीकरण के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। प्रोटॉन तो बंधा ही रहता है, अर्थात यही मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही किसी भी चालक में आवेशों का प्रवाह होता है। उम्मीद है आप लोग इतना समझ पाए होंगे। अब चलते हैं अगली कड़ी पर।
अब यहां पर आपको जानना है आवेशन की विधियां, कि अर्थात एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। चलिए, आवेशन की विधियां जो हैं ये केवल आपका स्थिति जो है एक वस्तु से आवेश दूसरे वस्तु में लाने के लिए उपयोग की जाती है। अब इसमें कितनी विधियां होती हैं, तो ये कहा जाएगा इसमें 3 विधियां होती हैं, या इसकी 3 विधियां होती हैं। इसकी 3 विधियां होती हैं। इसमें पहला नंबर है चालन विधि। चालन विधि, चालन विधि को कहा जाता है कंडक्शन, कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। अब ये चालन विधि क्या है, आप ये जान लीजिए, इसमें एक पदार्थ रहेगा, उसमें से आवेश निकल करके दूसरे वाले में जाएगा जिसमें आवेश नहीं है। अर्थात आप ये कहेंगे कि यदि किसी आवेशित चालक, आप एक चालक ऐसे लीजिए और ये चालक जो लिया जाए ये है आवेशित चालक, आवेशित चालक। अब आवेशित चालक के समीप में एक ऐसा चालक लाइए जो आवेश रहित है, अर्थात इस पर आवेश नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे आवेश रहित चालक, आवेश रहित चालक। ये आपका पहला वाला हो गया आवेशित चालक, और ये आपका दूसरा हो गया ये आवेश रहित चालक है। अब ऐसी स्थिति में जब दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा या एक दूसरे से सटा करके रख दिया जाएगा, और जैसे ही एक दूसरे से दोनों को ऐसे सटा करके रख देंगे तो ऐसी स्थिति में ये आपका मान लीजिए ए है, ये बी है, यहाँ पे सटा करके रख दीजिए ए है बी है। दोनों को जब सटा करके रखेंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जिसमें आवेश है पहले से, उसमें से आवेश निकल करके दूसरे वाले में जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का आवेश समान नहीं हो जाता है। तो इस विधि को चालन विधि कहा जाता है। आप लोग इसका फिगर भी बना लीजिएगा समझने के लिए। हमने एक आवेशित चालक लिया, एक दूसरा आवेश रहित चालक लिया है, जिसमें आवेश ये है, इसमें आवेश नहीं है, दोनों को मिला करके रख दिए तो आवेश का तुरंत ही यहाँ पर स्थानांतरण होगा, अर्थात इसमें से ए वाले में से आवेश निकल करके दूसरे वाले में जाएगा। आप इतना लिख लिए होंगे। अब इसके बारे में आप एक लाइन लिख सकते हैं कि यदि आवेशित चालक को आवेशित चालक को आवेश रहित चालक के साथ रख दिया जाए तो आवेश रहित चालक पर आवेशित चालक का होगा, आवेशित चालक का होगा।
चलिए एक बार और आप ध्यान दीजिएगा लाइनों को। ये आपका आवेशी चालक है, इसमें आवेश है, इसमें आवेश नहीं है। मान लेते हैं कुछ समय के लिए ये वाला जो है धनावेशित है। अब जब ये धनावेशित है, इस पर आवेश है नहीं, दोनों को संपर्क में जब लाएंगे तो इसमें से आवेश निकल करके इसमें जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है जो लाइन हमने लिखा है कि जो आपका अनावेशित चालक है, अर्थात जिसमें आवेश नहीं है पहले से, उस पर आवेश उसी चालक का होगा जो आवेशित चालक का है। वहां पर हमने लाइनों को लिख दिया, आप लोग इसे नोट कर लें। और बढ़ते हैं इसकी अगली विधि पर। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, हम लोग पूरे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे। समय थोड़ा सा लगेगा लेकिन हर चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए पहली विधि हो गई। दूसरी विधि कहता है इसका घर्षण विधि। घर्षण विधि, फ्रिक्शनल मेथड इसे कहते हैं। चलिए घर्षण विधि। अब घर्षण के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया कि जैसे आवेश जो होता है, अब इसमें आप यह एग्जाम्पल ऐसे जान लीजिए कि जब किसी कंघी को अपने सूखे बालों से रगड़ें अथवा कपड़ों से रगड़ दें, तो ऐसी स्थिति में उस कंघी के पास छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होते हैं उनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और यही गुण आवेश भी जाना गया था, और यही आपका जो है घर्षण विधि कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर आवेश का आदान प्रदान होता है। एक वस्तु आवेश को देगा, दूसरा वस्तु आवेश को लेगा। इस विधि को घर्षण विधि कहा जाता है। तो यहां पर इसके लिए आप कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का, ध्यान रखिएगा इस बात को, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। क्या लिखा गया? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। इस या इन वस्तुओं द्वारा, इन वस्तुओं पर इन वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। चलिए दो चीजें बताई गई, आप एक वस्तु लीजिए, आप एक दूसरी वस्तु लीजिए, इन दोनों को आपस में रगड़िए। ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, दोनों को आप आपस में रगड़ दीजिए। जब आप रगड़ेंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा। और आपको बता दिया गया इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही आवेश जो है ये भी आदान प्रदान हो जाता है। तो एक से आवेश निकल करके दूसरे में जाता है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर आवेश भी उत्पन्न हो जाता है। चलिए दो हो गया। तीसरा नंबर प्रेरण विधि।
चलिए, ये आपकी लास्ट विधि है और ये सिलेबस से हटाई जा चुकी है, हालांकि आप इसे जान लें थोड़ा सा। प्रेरण विधि में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक छड़ है, जिसे नाम दे दें P, और एक दूसरा छड़ है Q, ये आपका Q हो जाएगा दूसरा छड़। जब इस Q वाले के पास में P वाले को लाएंगे अथवा P वाले के पास में Q वालों को लाइए। चलिए, P वाले को आप स्थिर कर दीजिए और Q वाले को आप यहां से उठा करके इनके पास में लाइए। तो जब आप इसको इसके पास में लाएंगे, यदि ये जो आपका P वाला है इनको आकर्षित कर देता है Q वाले को, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा इनका आवेश और इनका आवेश एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्योंकि विपरीत आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। यदि ये आपका धन आवेश है और यदि इसके पास में लाया गया और ये इसको आकर्षित कर लिया, इसका मतलब है इस पर ऋण आवेश होगा। ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ये कहता है कि यदि आप इस Q वाले के पास में P वाले के पास में Q वाले को ला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में Q वाला P वाले के साथ आकर्षित तब होगा ये या तो अनावेशित रहे अर्थात आवेश रहित रहे, आवेश रहित रहे। बहुत ध्यान से जानिएगा, दो स्थितियां बताई गई। P वाले के पास जब Q वाले को लाएंगे तो ये जो आपका प्लेट P वाला है इनको आकर्षित तब कर सकता है जब P वाले का आवेश अलग होगा और Q वाले का आवेश अलग होगा। दूसरी स्थिति बताई गई कि P वाले प्लेट के पास जब Q वाले को लाएंगे तब ये आकर्षित कर लेगा इस Q वाले को, या दोनों के बीच आकर्षण होगा। इनका आवेश कुछ भी रहे लेकिन P वाले का आवेश नहीं होना चाहिए, अर्थात आवेश रहित होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये जो P है और Q है इनके बीच में आकर्षण हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये आपका पहला प्लेट अनावेशित है अर्थात आवेश रहित है, इनके पास में किसी भी आवेश वाले प्लेट को लाइए, चाहे धन हो इसका आवेश चाहे इसका ऋण हो। जब आप इसको इसके पास में लाएंगे तो इसके पास में एक ऐसा गुण होगा जो कि इस आवेश का विपरीत आवेश इसके पास में उत्पन्न करा देता है। अर्थात यदि ये आपका धनावेशित है Q वाली प्लेट और ये P वाले के पास में लाया जाएगा, चूंकि P आवेश रहित है तो इनके पास आवेश उत्पन्न होगा ऋण का। और यही गुण, जिस गुण के कारण ऐसा हो रहा है, उसी को ही कहा जाता है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड कहते हैं इसे। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग पूरे हेडिंग को बढ़िया तरीके से पढ़िए और उसके बाद जो भी हेडिंग जहां भी आपको समस्यात्मक लगती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी हेडिंग आपको समझ में नहीं आई है। उसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे जो भी समस्यात्मक रूप में हेडिंग रहेंगी। और आप इतना सब अपना नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में। नया टॉपिक आपका होगा कूलाम का नियम। तब तक के लिए जय हिंद।